नमस्कार दोस्तों। अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस पर जुड़कर कोई भी व्यक्ति, जिस पर जुड़कर कोई भी प्रतियोगी प्रतिस्पर्धी छात्र छात्रा अपने घर रहकर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी प्राप्त होगी। अनअकैडमी पर भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, जिसमें सुदर्शन गुर्जर हैं, मुंडल पटेल हैं, प्रकाश कुमार हैं, मुदित गुप्ता हैं, रोमन सैनी हैं, आयुष शांगी हैं, अमन शर्मा हैं, दीपांशु सिंह हैं, आशीष मलिक हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारे टॉप मोस्ट फैकल्टी जुड़े हुए हैं, जो आपको आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो आपका ड्रीम टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने में विशेष हेल्प करेंगे, विशेष रूप से गाइड करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा और उससे जुड़ना होगा। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आईएएस फ्रॉम प्रयागराज। I am guiding civil aspirants for the last 17 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirants. Teaching and reading is my passion, my hobby. जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी जो है, जो देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो 15,500 से अधिक कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। और इन कोर्सेज का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे। और जैसे आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी तथा आंसर राइटिंग कोर्सेस की सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। ये सारी फैसिलिटी आप प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे जैसे ही आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, अनअकैडमी को आप ज्वाइन करेंगे। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जो गूगल के प्ले स्टोर पर दिया गया है। अनअकैडमी जो है वो दो प्रकार के, विशेष तौर पर सिविल सर्विसेज के लिए दो प्रकार के कोर्सेस को प्रोवाइड कराती है, वो लॉन्च की हुई है। एक अनअकैडमी प्लस तथा दूसरा अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स है। अनअकैडमी प्लस कोर्स को अगर आप लेते हैं, अनअकैडमी प्लस कोर्स को अगर आप स्वीकार करते हैं, तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स का गाइडेंस प्राप्त होगा। इसमें इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस की सुविधा आपको प्राप्त होगी, स्ट्रक्चर कोर्सेस और पीडीएफ की सुविधा आपको प्राप्त होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा आपको प्राप्त होगी यदि आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेस से जुड़ते हैं। और इन सारी सुविधाओं की जो फी स्ट्रक्चर बनाई गई, फी संरचना डिसाइड की गई है, वो
6 महीने की फीस 40,500 रुपए, 1 साल की फीस 49,500 रुपए, 2 साल की फीस 72,000 रुपए और 3 साल की फीस 90,000 रुपए। लेकिन इसमें अनअकैडमी के द्वारा एक विशेष सुविधा और एक विशेष छूट आपको प्रदान की गई है कि यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत अनअकैडमी प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो इन सारी फीस में आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, 10% की छूट आपको दी जाएगी। जैसे जो 6 महीने की फीस 40,500 रुपए है वो फीस घटकर 36,450 रुपए हो जाएगी। जो फीस 49,500 रुपए है वो फीस घटकर 44,550 रुपए हो जाएगी और जो फीस 72,000 है वो 64,800 हो जाएगी। जो फीस 90,000 है वो फीस 81,000 हो जाएगी। तो एक बड़ी छूट आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स को लेते हैं, आइकॉनिक कोर्स से जुड़ते हैं, तो ये सारी सुविधाएं और बढ़ जाती हैं और विस्तृत हो जाती हैं। इसमें इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स तो आपके साथ होंगे ही, इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और पीडीएफ की फैसिलिटी आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा आपको मिलेगी, पर्सनल कोच की सुविधा मिलेगी, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। और इसी प्रकार मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस की सुविधा मिलेगी जो एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसकी फीस जो निर्धारित की गई अनअकैडमी के द्वारा वो 12 महीने की फीस 74,500 रुपए है, 2 साल की फीस 1,70,750 रुपए है, 3 साल की फीस 1,53,750 रुपए है। लेकिन इस फीस में भी आपको छूट मिल सकेगी यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत इस कोर्स से जुड़ते हैं तो इन सारे फी स्ट्रक्चर पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 12 महीने की फीस 74,500 रुपए है वो फीस आपके घट के हो जाएगी 67,050 रुपए केवल। इसी प्रकार जो 2 साल की फीस 1,15,750 रुपए है वो घटकर हो जाएगी 1,04,175 रुपए मात्र। 3 साल की फीस जो 1,53,750 रुपए है वो फीस हो जाएगी 1,38,375 रुपए मात्र। तो ये बड़ी सुविधा आपको अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड की गई है। अनअकैडमी के द्वारा नए सत्र के लिए कई बैचेस अनाउंस किए गए हैं जिसमें 6th मंथ बैच कोर्स फॉर UPSC कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स फॉर UPSC 2022 को टारगेट करते हुए, कंप्लीट 1 ईयर GS बैचेस कोर्सेस फॉर UPSC 2023 को टारगेट करते हुए, इसी प्रकार प्रीलिम्स परीक्षा के लिए NCERT बैच जो है वो UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्री परीक्षा के लिए अनाउंस किया गया है। और इन बैचेस से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जब आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे। अनअकैडमी एक कॉम्बैट कंप्लीट क्रैक कनक्वेयर प्रोग्राम आयोजित की हुई है। इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप बेस्ट फॉर UPSC CSE एग्जाम्स win from a scholarship pool of 1 crore. Participate in every UPSC CSE combat and win scholarship. आप प्रत्येक कम्बैट के टेस्ट में कनक्वेयर में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप इस स्कॉलरशिप को जीत सकेंगे। और नेक्स्ट UPSC CSE कम्बैट का आयोजन किया गया है 28 फरवरी 2021 को दिन में 11 बजे। आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और इस स्कॉलरशिप को जीतिए और जो 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है उसमें सहभागी बनिए, उस धनराशि को आप प्राप्त करिए। अनअकैडमी जो है वो अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक को मिला के एक सम्मिलित प्रोग्राम प्रोवाइड करा रही है। अनअकैडमी प्लस के तहत आप ऑप्शनल को ले सकते हैं,
और अनअकैडमी आइकॉनिक के तहत आप यूपीएससी, सीएससी, जीएस का ये सम्मिलित प्रोग्राम ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम की फीस जो है वो 12 महीने की फीस 88,750 रुपए है। 2 साल की फीस 1,31,510 रुपए है। 3 साल की फीस 1,67,220 रुपए है। इसी प्रकार अनअकैडमी जो है वो अनअकैडमी प्लस के तहत यूपीएससी, सीएससी, जीएस तथा यूपीएससी, सीएससी ऑप्शनल का सम्मिलित बैच लेके आई है, सम्मिलित प्रोग्राम लेके आई है। और इस प्रोग्राम की फीस 12 महीने की मतलब 1 साल की फीस 70,103 रुपए, 2 साल की फीस 99,680 रुपए, 3 साल की फीस 1,21,200 रुपए है। ये सारे प्रोग्राम अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मैं लास्ट लेक्चर पर संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 के संबंध में हमने एक विस्तृत चर्चा किया था। संविधान के अनुच्छेद 1 में किन बातों का जिक्र किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में कितने खंड दिए गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में जो खंड 1, खंड 2, खंड 3 उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा किया था कि संविधान के अनुच्छेद 1 खंड 1 में जो कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो यहां एक देश के लिए 2 नामों का प्रावधान क्यों किया गया, इस पर हमने एक विस्तृत तर्क रखा था कि संविधान निर्मात्री सभा के सामने कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से उसने एक देश के लिए 2 नामों का प्रावधान किया, या संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, फेडरेशन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। इसके बारे में हमने एक विस्तृत चर्चा की थी कि यूनियन शब्द रखने का कारण क्या था, संविधान निर्मात्री सभा का तर्क क्या था, इसके बारे में इन सारी चीजों पर हमने चर्चा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था। आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 2 में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 का जो शीर्षक है वो है भारतीय संघ में नए क्षेत्रों का प्रवेश। कहने का मतलब है कि अगर किसी नए क्षेत्र को भारतीय संघ में प्रवेश कराना हो, भारतीय संघ में शामिल करना हो, तो भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये भारत सरकार को पावर देता है कि किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 संसद को यह पावर प्रोवाइड करता है कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस तथा कंडीशंस के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रतिबंधों तथा शर्तों के अंतर्गत रहते हुए जो वह उचित समझे, जैसा वो उपयुक्त समझे, नए स्थापित राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है अथवा नए क्षेत्रों को राज्य के रूप में वो स्थापित कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद को ये बड़ी शक्ति प्राप्त है, संसद को दो बड़ी शक्ति प्राप्त है। पहली शक्ति तो यह है कि वो किसी स्थापित राज्य को भारतीय संघ में मिला सकती है, भारतीय संघ में शामिल कर सकती है, और दूसरी उसकी शक्ति है कि वो किसी क्षेत्र को राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद की पहली शक्ति से तात्पर्य उस शक्ति से है जिसके माध्यम से संसद राज्य के रूप में स्थापित किसी राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है, भारतीय संघ में विलय कर सकती है, भारतीय संघ में मिला सकती है। और दूसरी शक्ति के तहत संसद किसी ऐसे क्षेत्र को जो भी राज्य के रूप में स्थापित नहीं है,
उसे राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है और स्थापित करके फिर भारतीय संघ में उसे शामिल कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 को पढ़कर यह प्रतीत होता है कि केंद्र की तुलना में राज्य की शक्तियां सीमित हैं, क्योंकि किसी राज्य को संघ में शामिल करने की पावर राज्यों को नहीं है कि वो अपनी इच्छा से संघ में सम्मिलित हो जाएं, बल्कि किसी राज्य को संघ में शामिल होना राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, संघ की इच्छा पर निर्भर है, केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। केंद्र उन्हें जो है वो संघ में शामिल कर सकता है, राज्य उन्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता, राज्यों को पावर नहीं दी गई है। मतलब है कि अनुच्छेद 2 का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 2 भी केंद्र को राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, केंद्र को राज्य की तुलना में ज्यादा पावर, ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। मतलब संघात्मक व्यवस्था हमारे यहां जो है, और संघात्मक व्यवस्था में पावर यह है कि दोनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे, स्वायत्त होंगे, समान शक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन है तो संघात्मक व्यवस्था यहां भी, लेकिन हमारी संघात्मक व्यवस्था अन्य देशों की संघात्मक व्यवस्था से एक अपना अनूठा, एक अद्भुत स्वरूप लेके है। हमारे यहां संघात्मक व्यवस्था तो है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था के जो 3 सबसे बड़े कैरेक्टर हैं, 3 सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, वो भारतीय संघ में पाई जाती हैं। केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन, ये भारत में है। 7वीं अनुसूची आप देख लीजिए, वो इस बात को क्लियरिफाई करती है कि केंद्र के जो विषय हैं वो केंद्र कानून बनाए, शासन करें, राज्य के जो विषय राज्य कानून बनाए, शासन करें। तो केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन, जो संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है, वो भारत में है। इसी प्रकार दूसरी विशेषता, एक लिखित संविधान का होना। तो आप जानते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, एक व्यवस्थित संविधान है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और व्यवस्थित संविधान है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल करता है भारत, इसे भी फॉलो करता है एक संघात्मक शासन का, कि भारत का एक लिखित संविधान है, व्यवस्थित संविधान है। इसी प्रकार तीसरी जो सबसे बड़ी प्रावधान है वो है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्पष्ट व्यवस्था करता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली के जो तीनों कैरेक्टर हैं, तीनों विशेषताएं हैं, वो भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं। इसीलिए भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान कहा जा सकता है, संघात्मक शासन प्रणाली कहा जा सकता है, उससे परहेज नहीं किया जा सकता। लेकिन शक्तियों के विभाजन में अगर हम केंद्र और राज्य के संबंधों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि शक्तियों के विभाजन में केंद्र का पल्ला भारी बनाया गया है। और भारी बनाए जाने का कारण यह था कि हमारे यहां की जो उस वर्तमान परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए विद्यमान परिस्थितियां जो थी, उसमें वो परिस्थितियां एक शक्तिशाली केंद्र की डिमांड कर रही थी, ताकि राज्य को एकीकृत बनाए रखा जा सके, देश को एकीकृत बनाए रखा जा सके। इसलिए एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्ति दिया। तो इस प्रकार अनुच्छेद 2 में इस बात का प्रावधान किया गया है, इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीय संघ में किसी स्थापित राज्य का प्रवेश कैसे होगा, या संसद जो है किसी क्षेत्र को राज्य के रूप में स्थापित कैसे करेगी। अब इसी अनुच्छेद 2 के तहत फ्रांसीसी आधिपत्य से जो पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम तथा चंदनगर को लिया गया था, उनसे लेकर इसी अनुच्छेद 2 के तहत इसे भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। इसी बार पुर्तगाली आधिपत्य से गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली,
को लेके भारतीय राज्य क्षेत्र में इसे शामिल किया गया। सिक्किम को, लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है यह संसद को इस प्रकार की पावर देता है, इस प्रकार की शक्ति देता है को जो भी क्षेत्र अर्जित किए जाएं, जो भी क्षेत्र एक्वायर्ड किए जाएं, जो भी क्षेत्र लिए जाएं, उन क्षेत्रों को अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र में संसद शामिल कर सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 और इस अनुच्छेद का शीर्षक है कि नए राज्यों का निर्माण तथा विद्यमान राज्यों के नामों, उनकी सीमाओं तथा उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। ये टाइटल है, ये शीर्षक है आर्टिकल 3 का। आर्टिकल 3 में कहा गया है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद को ये पावर है कि संसद प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी राज्य के उसके कुछ क्षेत्र को उससे निकाल कर एक नया राज्य बना ले, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को उनसे निकालकर एक नया राज्य बना ले, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर, 2 राज्यों को आपस में मर्ज करके एक नए राज्य का निर्माण कर ले। इसमें दूसरी बात कही गई है कि संसद जो है वो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी विद्यमान राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी विद्यमान राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी विद्यमान राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी विद्यमान राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सारी पावर अनुच्छेद 3 के तहत संसद को प्रदान की गई है कि संसद प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ भागों को मिलाकर एक राज्य के कुछ भाग को अलग करके, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के नाम, उसके क्षेत्र, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यह पावर पार्लियामेंट को, संसद को आर्टिकल 3 के द्वारा दिया गया है। अब अनुच्छेद 3 में इस बात का भी जिक्र है, अनुच्छेद 3 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि संसद प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यह काम कैसे करेगी, मतलब नए राज्यों के निर्माण का प्रोसीजर क्या होगा, नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी संकल्प को, नए राज्यों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत करके आरंभ किया जा सकेगा। क्योंकि जानते हैं कि इस तरह के प्रस्ताव जो होते हैं वो, उन्हें विधेयक जो होते हैं उन्हें साधारण विधेयक कहा जाता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 107 में, मतलब उन्हें कानून बनाने का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 107 में दी गई है। तो 170 में, आर्टिकल 170 में ये प्रावधान है कि अगर वो साधारण नेचर का विधेयक है तो उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रस्तुत करके आरंभ किया जा सकेगा। और ऐसे विधेयक के संबंध में, ऐसे प्रस्ताव संकल्प के संबंध में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां यकीनन बराबर होंगी। क्योंकि संविधान राज्यों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव, या राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने से संबंधित प्रस्ताव, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्ताव, राज्यों के नामों में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्ताव, इन्हें साधारण विधेयक के रूप में ट्रीट किया जाता है, इन्हें साधारण विधेयक के रूप में इनके साथ व्यवहार किया जाता है।
और अगर साधारण विधेयक के रूप में व्यवहार किया जाता है तो आर्टिकल 107 कहता है कि ऐसे विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत करके उन्हें आरंभ किया जा सकेगा। लेकिन उन्हें संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करने के पहले, ये अनुच्छेद 3 कह रहा है, उन्हें संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यदि नए राज्य के निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव है या विद्यमान राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित कोई प्रस्ताव है तो इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत करने का तात्पर्य है कि इस बात को पहले राष्ट्रपति से पूछ लिया जाएगा, पहले राष्ट्रपति की राय ले ली जाएगी, फिर जाके उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में उसे प्रस्तुत किया जा सकेगा। अब अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया, हालांकि यह प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इस प्रावधान को 25वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा जोड़ा गया कि नए राज्य के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के पूर्व उस राज्य के विधानमंडल की राय ले ली जाए जिस राज्य को इस प्रस्ताव से प्रभावित होना है, और राष्ट्रपति एक समय सीमा का निर्धारण करता है कि कोई राज्य इस समय सीमा के भीतर अपनी राय राष्ट्रपति के पास भेज सके। यदि राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह उस समय सीमा को, राय देने की समय सीमा को वो बढ़ा भी सकता है। अगर कोई राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी राय राष्ट्रपति को वापस नहीं करता तो राष्ट्रपति को पावर है कि उस राज्य के राय के बिना ही उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में वो प्रस्तुत करवा सकता है। लेकिन यदि कोई राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा या राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंतर्गत अपनी राय राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है, तब भी संसद को उस राय के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संसद राज्यों द्वारा दी गई राय के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगी। फिर उस नए राज्य के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संबंधित राज्य के विधानमंडल की सहमति जानने के लिए भेजा गया। राज्य विधानमंडल की सहमति के अनुसार काम करने के लिए संसद बाध्य नहीं है। अब यह नए राज्य के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। जिस भी सदन में प्रस्तुत किया गया है वो सदन सदनीय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, सदनीय प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करेगा। आप जानते हैं कि जब कोई भी विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो सदन को एक प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। और प्रक्रिया वो है कि उसमें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन तथा तृतीय वाचन का आयोजन किया जाता है। और इस प्रकार इन वाचनों में जो सबसे प्रमुख चरण है वो है द्वितीय वाचन का। द्वितीय चरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। द्वितीय चरण में चूंकि उस प्रस्ताव के, उस विधेयक के एक एक बिंदु पर
बड़ी गहनता से, बड़ी गहराई से विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे मतलब अगले वाचन के लिए नामित किया जाता है। तो इन प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए अगर आरंभकर्ता सदन उस प्रस्ताव को, मतलब नए राज्य के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को अपने सामान्य बहुमत से पारित कर देता है, तो पुनः वह प्रस्ताव अगले सदन को भेजा जाता है। यदि अगला सदन भी उन्हीं प्रक्रियाओं का, उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उस प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है। क्योंकि हालांकि सामान्य विधेयकों के संबंध में, जो गैर सरकारी विधेयक हैं, उनके संबंध में राष्ट्रपति को 3 विकल्प होता है जब उसके सामने वो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसकी सहमति के लिए। वो स्वीकृति दे दे तो कानून बन जाएगा, वो प्रस्ताव अस्तित्व में आ जाएगा। अगर वो स्वीकृति देने से मना कर दे अर्थात वीटो कर दे तो खत्म हो जाएगा, या उसे ये भी पावर है उसे सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाए। लेकिन नए राज्यों के निर्माण के संबंधी प्रस्ताव को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास अन्य 2 विकल्प नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि उस प्रस्ताव के संबंध में पहले उसकी राय ले ली गई है, पहले ही उससे पूछ लिया गया है, उसकी पूर्व अनुमति ले ली गई है। इसलिए जब दोनों सदनों द्वारा पारित नए राज्य के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जो है सामान्यतः उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। और जैसे वो अपनी सहमति प्रदान करता है, उस प्रस्ताव को भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित करा दिया जाता है। तो इस प्रकार नए राज्य के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति तथा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से इस प्रकार नवनिर्मित राज्य अस्तित्व में आ जाता है। इस प्रकार कोई राज्य स्वरूप में आ जाता है, अस्तित्व में आ जाता है, भारतीय संघ का हिस्सा बन जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसीजर जो है वो भाग 3 में बताया गया है कि संसद जो है वो किस तरह से किसी राज्य का निर्माण करेगी। अब अनुच्छेद 3 के प्रावधान को पढ़कर ये विदित होता है, ये महसूस होता है कि राज्यों का अस्तित्व ही पूरी तरह से संसद पर निर्भर करता है। और यहां बड़े मजेदार बात है कि राज्यों के अस्तित्व को बनाने या समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव जो है उसमें लिए विशेष बहुमत की भी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, सामान्य बहुमत की जरूरत है। राज्य जो है वो नए राज्य का निर्माण कर देगा। नए राज्य का निर्माण करने का मतलब पावर संसद के पास है। मतलब राज्य का अस्तित्व ही, राज्य का अपना एग्जिस्टेंस ही केंद्र पर निर्भर है, केंद्र की इच्छा पर आश्रित है। राज्य अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। अब भाग 1 का जो अंतिम आर्टिकल है, जो अंतिम अनुच्छेद है, आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4, इस उपबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 2 में जो बात कही गई है कि नए राज्यों का जो संघ में प्रवेश किया जाएगा या किसी क्षेत्र को राज्य के रूप में जो स्थापित किया जाएगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात अनुच्छेद 3 के बारे में भी कही गई कि अनुच्छेद 3 के तहत जब संसद नए राज्यों का निर्माण करती है या विद्यमान राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करती है, तो उसके लिए जिस प्रक्रिया का अनुसरण करती है, जिस प्रोसीजर को फॉलो करती है, उसे भी संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।
क्यों नहीं माना जाएगा भाई? क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। 368 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के किसी प्रावधान में परिवर्तन करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए, उसे बदलने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा, और केवल एक विशेष प्रक्रिया का ही नहीं, बल्कि एक विशिष्ट मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। एक एक स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और वो बहुमत है संसद के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। देखिए, संसद का बहुमत जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक को साधारण बहुमत कहा गया है, एक को विशेष बहुमत कहा गया है, और एक को विशेष विशेष बहुमत कहा गया है। तीनों फर्क है। सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि जब सदन के समक्ष कोई मामला लंबित हो और उसको उस पर निर्णय बहुमत के माध्यम से किया जाना हो, मतदान के माध्यम से कराया जाना हो, तो अगर उस पर निर्णय सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 50% से निर्णय कर लिया जाए। भाई, हो सकता है कि कोई इशू जिस समय सदन में लंबित है, सदन के समक्ष है, तो उस समय सदन के सारे सदस्य उपस्थित ना हो, कुछ अपने क्षेत्र में गए हों, कुछ विदेश गए हों, कुछ बीमार हों, कुछ अशक्त हों, कुछ काम करने के लिए सक्षम ना हो, तो बहुत सारे रीजन हैं जिन वजह से सारे सदस्य एक साथ सदन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ये कंडीशन बार बार आती है। तो सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि जो भी सदस्य सदन में उपस्थित हैं, अगर उन सदस्यों में 50% से अधिक लोग किसी विधेयक का, किसी इशू का समर्थन करते हैं, तो इसे कहा जाता है कि वो विधेयक सामान्य बहुमत से पारित हुआ। तो सामान्य बहुमत का मतलब है कि जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 50% सदस्यों के बहुमत की अपेक्षा रखी जाती है। दूसरा जो बहुमत है उसे कहा गया है कि कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब होता है कि सदन में जो सदस्य उपस्थित हैं उनसे काम नहीं चलेगा, बल्कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या है, और कुल सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी है? 545, राज्यसभा में 245। इसका मतलब अगर कोई विशेष मामला है, विशेष प्रकार का कानून बन रहा है, तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। केवल उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य ही अपने 50% के बहुमत से पारित नहीं कर पाएंगे उसे, बल्कि उसके लिए अपेक्षा रखी कुल सदस्यों का 50%। और अगर ऐसा नहीं है, तो अगर सारे उपस्थित नहीं हैं, तो जो उपस्थित हैं उनके 50% से काम नहीं, उनके 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो, तो इसे कहा गया है विशेष बहुमत। मतलब विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित किया जाए तो इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत कहा जाता है। और तीसरा प्रस्ताव जो है उसे कहा गया है विशेष विशेष बहुमत। यहां विशेष विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो दूसरा प्रस्ताव था, जो दूसरा बहुमत था, उसके साथ साथ मतलब कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधान मंडलों का भी समर्थन दिया जाए। इसका मतलब भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। पहला है सामान्य बहुमत, दूसरा जो है
कुल सदस्यों के बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। और तीसरा है कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे आधे राज्य विधानमंडलों का भी समर्थन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जिस बहुमत की अपेक्षा रखी गई है वो लास्ट के 2 बहुमत हैं, कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन। क्योंकि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के संबंध में साधारण बहुमत की अपेक्षा रखी गई है। साधारण बहुमत से ही संसद 2 और 3 में जो उसे उद्देश्य दिए गए हैं, जो काम दिए गए, उन्हें पूरा कर लेती है। इसीलिए इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। इसीलिए कहा जाता है कि किसी नए क्षेत्र को राज्य में प्रवेश जो किया जाता 2 के तहत, या किसी नए राज्य का निर्माण, या विद्यमान राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में जो परिवर्तन करने की शक्ति संसद को दी गई है, इसके लिए अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता है। इसलिए इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। क्योंकि संविधान में संशोधन तो हो ही गया, 2 में संशोधन हो रहा है, 3 में हो रहा है, लेकिन इसे क्योंकि अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाता इसके लिए, इसीलिए 2 और 3 के संबंध में कहा गया है कि इसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से शक्ति ग्रहण करते हुए जो कार्य संसद करती है, इस संसद के इस कार्य को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्योंकि यह कार्य करते समय संसद जो है वो अनुच्छेद 368 में बताई गई प्रक्रिया और दिए गए बहुमत को फॉलो नहीं करती है, उसे फॉलो नहीं करना होता है, इसलिए उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ये तो विशिष्ट बातें हो गई अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 के बारे में, मतलब भाग 1 के बारे में। भाग 1 में कुछ बातों का और जिक्र किया गया है। इस पर सवाल आपसे मेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। एक बड़ा रोचक सवाल है कि क्या भारतीय संसद को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है कि वह अपने किसी भाग को, मतलब भारत राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से को, क्या किसी विदेशी राज्य को, किसी दूसरे देश को सीड कर सकती है? सीड मीन्स अर्पित कर सकती है, मतलब उसे दे सकती है। अब इस सवाल के संबंध में, मतलब अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 में एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, एक बड़ा संवैधानिक सवाल उठा। सवाल यह था कि क्या अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है वो भारत राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी दूसरे राज्य को, किसी विदेशी राज्य को, किसी विदेश को दे सकती है, सीड कर सकती है, अर्पित कर सकती है। अब इस संवैधानिक प्रश्न का मामला कब आया, यह संवैधानिक प्रश्न क्यों उठाया गया? तो इसका संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 में संपन्न किए गए एक समझौते से था। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 में एक समझौता हुआ था, उसी समझौते को क्रियान्वित करने की कोशिश की गई थी, यह प्रश्न उठा। इस समझौते के तहत यह समझौता इसलिए किया गया था ताकि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, उसे तर्कसंगत और सरल बनाया जा सके। इस समझौते के तहत यह प्रावधान किया गया था। असल में पश्चिमी बंगाल में एक क्षेत्र है जिसे बेरुबारी संघ कहा जाता है। आप बेरुबारी संघ का मामला बार बार सुने भी होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया था 1960 में। प्रस्तावना के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में तमाम मामले
तमाम डिस्प्यूट थे जिसका समाधान, इसके बारे में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में दिया था। तो ये बेरुबारी क्षेत्र था, एक बेरुबारी संघ जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित था, जो 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र था जिसकी कुल आबादी 12,000 थी। 1958 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, अपने सीमा रेखाओं संबंधित विवादों को निपटाने के उद्देश्य से, जिसे दोनों देशों की सीमा रेखाएं तर्कसंगत हो सके और इस तरह के विवाद ना आ पाए सीमा रेखा को लेकर कि हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, आप इसमें अतिक्रमण कर रहे हैं, आप इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस तरह के विवाद ना आने पाए, इसी चीज को लेकर 1958 में एक एग्रीमेंट किया गया था, एक समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसी समझौते के तहत बेरुबारी संघ को भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था तथा कूच बिहार के कुछ क्षेत्रों की अदला बदली करनी थी ताकि दोनों देशों की सीमा रेखाओं को स्पष्ट रूप से क्लियरली उसे इंगित किया जा सके, ताकि सीमा विवादों को समाप्त किया जा सके, सीमाओं पर उठने वाले विवादों को खत्म किया जा सके। सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों में तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, हमारी मिलिट्री वहां रहती है, अतिरिक्त बे का भार राज्य पर आता है, युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहती हैं, वो क्षेत्र हमेशा जो है भय से ग्रसित रहते हैं। इन्हीं सारे उद्देश्यों के समाधान के लिए समझौता किया गया था। और जैसे ही भारत सरकार ने बेरुबारी संघ के बारे में या कूच बिहार के क्षेत्रों को लेकर अदला बदली के बारे में जो समझौता किया गया था, या सीमा रेखाओं की स्पष्टता को लेकर, उसकी क्लियरिटी को लेकर, सीमा रेखाओं के विवाद को लेकर जो समझौता 1958 में किया गया, उस समझौते के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने जैसे कदम आगे बढ़ाया, जैसे उसे क्रियान्वित करने की दिशा में, उसे व्यवहारिक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ी, भारत सरकार की इस कार्रवाई के विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जनता सड़कों पर आ गई। आना लाजमी भी था, क्योंकि जिस क्षेत्र को, जो 9 वर्ग मील का क्षेत्र था, जिसमें यकीनन 12,000 से ज्यादा लोग रह रहे थे, उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था उस क्षेत्र को। अब अगर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत से मोह है तो भारत में अपने रहने की व्यवस्था करें, तो उनके लिए एक पुनर्वास का संकट आया। और अगर वो क्षेत्र सहित उन लोगों सहित पाकिस्तान को सौंप दिया जा रहा है तो उनके बहुत सारे परिजन जो भारतीय राज क्षेत्र में फैले हुए हैं उन्हें तकलीफ होगी, वो छोड़ के जा रहे हैं उन्हें तकलीफ, इन्हें तकलीफ क्योंकि इनसे बिछुड़ रहे हैं। इसी सारी चीजों को देखते हुए एक भारत सरकार की इस कार्रवाई के विरुद्ध जो बेरुबारी संघ को पाकिस्तान को सौंप रहा था, एक सशक्त जन आंदोलन खड़ा हुआ। परिस्थिति की नजाकत को भांपते हुए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग ली। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ऐसा राष्ट्रपति के समक्ष कोई ऐसा विधि और तथ्य का प्रश्न उपस्थित होता है जिस पर वो व्यक्तिगत तौर पर अपनी समझ नहीं बना पा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय से वो राय मांग ली। ये पावर राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 143। लेकिन 143 में इस बात का भी उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, या सर्वोच्च न्यायालय के पास भी पावर है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय वो दे, ये भी जरूरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय मना भी कर सकता है, लेकिन मना क्यों करेगा? तो अगर राष्ट्रपति जो है 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगता है तो जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उस पर राय देता ही है। तो 143 के तहत बेरुबारी संघ के मामले पर कि पाकिस्तान को सौंपा जाए न सौंपा जाए, इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग ली
और इस राय में सर्वोच्च न्यायालय से दो सवाल पूछे गए। पहला सवाल यह था कि बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंपने के लिए किसी वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही की जरूरत है कि इसके लिए कार्यपालिका की शक्ति पर्याप्त है, राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत शक्ति से ऐसा कर सकता है। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंपने के लिए यदि किसी वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही की जरूरत है तो इसके लिए अनुच्छेद 3 सफिशिएंट है या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना जरूरी है या अनुच्छेद 3 और 368 में दी गई दोनों प्रक्रियाओं को स्वीकार करना जरूरी है। इन दोनों प्रश्नों पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। उसने कहा कि भाई पहली बात तो स्पष्ट हो जाइए कि अनुच्छेद 3 सफिशिएंट कैसे हो सकता है। अनुच्छेद 3 का संबंध तो सिर्फ और सिर्फ राज्यों के आंतरिक क्षेत्रों के पुनर्नियोजन से है, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से है। तो 3 के तहत भारतीय भाग के किसी हिस्से को कैसे किसी देश को दिया जा सकता है? तो 3 तो सफिशिएंट ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बेरूबारी संघ मामले को निपटाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करते हुए बेरूबारी संघ को भारत से डिलीट कर दिया जाए, भारत से निकाल दिया जाए, चाहे जो ले। और दूसरा तरीका यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करते हुए ही अनुच्छेद 3 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए कि अनुच्छेद 3 भी संसद को शक्ति देता है कि संसद जो है वो भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी विदेशी राज्य को सीड कर सकती है, अर्पित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय में यह सुझाव दिया कि अगर बेरूबारी मामले को निपटाना है तो केवल यही दो तरीके हो सकते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई इसी राय के मुताबिक नवा संविधान संशोधन 1960 कराया गया। जिसके माध्यम से बेरूबारी मामले का निस्तारण किया गया। इसका मतलब है कि सामान्यतः यह बात स्पष्ट हो गई कि किसी भी संप्रभु राज्य में, किसी भी संप्रभु राज्य की संसद में इस प्रकार दोनों प्रकार की शक्तियां निहित हैं। पहली तो किसी विदेशी राज्य के किसी हिस्से का एक्वायर कर सकती है, उसको अर्जित कर सकती है तथा अपने राज्य के किसी क्षेत्र को, किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सीड भी कर सकती है, उसे दे भी सकती है, क्योंकि यह पावर संसद में निहित है। क्योंकि संसद में को जब संविधान में संशोधन करने की शक्ति है तो ये इतनी बड़ी शक्ति है कि शक्ति के माध्यम से अगर संविधान में इस बात का प्रावधान या इस बात का उल्लेख नहीं भी किया गया है तो संसद जो है उस संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान कर सकेगी, ये प्रावधान कर सकती है। तो इसका जो निहितार्थ निकलता है, इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो यही कि किसी भी देश, किसी भी संप्रभु देश की संप्रभु पार्लियामेंट में पावर है कि वह किसी विदेशी देश के हिस्से का एक्वायर भी कर सकती है और अपने राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से को वो किसी विदेशी देश को, विदेशी राज्य को सीड भी कर सकती है, उसे अर्पित भी कर सकती है, उसे देने की शक्ति भी उसमें निहित है। इसी प्रकार का एक मामला 1969 में भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया था। केस का नाम था मगन भाई बनाम भारत संघ मामला। अब इस मामले का संबंध जो है वो इस बात से था
कि अगर दो राज्य अपने सीमा विवादों के निस्तारण के लिए, अगर दो राज्य या दो से अधिक राज्य अपने सीमा विवादों के समाधान के लिए इस बात के लिए समझौता कर लें कि हम इन विवादों का निस्तारण किसी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से करना चाह रहे हैं, हम इन विवादों का निस्तारण किसी अंतरराष्ट्रीय अधिकरण के द्वारा करवाना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है? कहने का मतलब है कि सीमा विवादों के निस्तारण के लिए जो समझौता दो राज्यों के बीच किया गया कि हम किसी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से करना चाह रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय अधिकरण में जाने के लिए क्या संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, या उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति में ये बात निहित है कि वो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किसी अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स में, अंतरराष्ट्रीय अधिकरण में जा सकता है? मगन भाई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी राज्य, कोई भी संप्रभु राज्य की कार्यकारिणी में पावर है कि अगर वो राज्य अपने सीमा संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए किसी दूसरे राज्य से समझौता करते हुए, दोनों राज्य इस बात के लिए एग्री हैं कि इसको अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से इसका समाधान लाएं, तो ये समाधान लाने के लिए बिना अपने संविधान में संशोधन किए अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स में यह मामला उठाया जा सकता है। अच्छा, इसका संबंध जो है वो कक्ष के कुछ क्षेत्रों से था और इसी क्षेत्रों को लेकर इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर निर्णय दिया था कि इसमें जो है कार्यपालिका में पूरी की पूरी शक्ति निहित है कि अगर वो किसी राज्य के साथ, किसी विदेशी राज्य के साथ समझौता करती है कि भाई हम इस मामले का निस्तारण अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से करें, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, संविधान में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संविधान का उस प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है, और ये पावर जो है किसी संप्रभु राज्य की कार्यपालिका को है कि वो अंतरराष्ट्रीय मतलब ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से उस बात को समझा सकती है। ये प्रावधान हमने देखा भाग 1 के बारे में, जहां से संविधान का प्रारंभ होता है। आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 25 भाग हैं। उस 25 भाग में पहला भाग था और ये पहला भाग अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक विस्तृत है। तो हम लोगों ने एक विस्तृत इस पर डिस्कशन किया, एक विस्तृत इस पर हम लोगों ने विश्लेषण किया कि भाग 1 का संबंध किन किन बातों से है, भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों के तहत क्या क्या प्रावधान या किस किस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। हमने 1 में देखा, 1 में क्या दिया गया है भाई। 1 में कहा गया है कि भारत के देश के 2 नाम होंगे। यूनियन शब्द का क्या मतलब है, भारत के राज्य क्षेत्र में कितने प्रकार के राज्य क्षेत्र शामिल हैं, इन सारी चीजों का हमने अध्ययन किया। और संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 2 में इस बात को क्लियर किया गया कि भाई राज्य और राज्य क्षेत्र क्या है। तो ये बता दिया गया कि जिसका उल्लेख, जिसका विवरण संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। भाग 3 के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कितने प्रकार के राज्य क्षेत्र होंगे। तो हम लोगों ने देखा कि राज्यों का क्षेत्र होगा, संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र होगा और अर्जित क्षेत्रों का क्षेत्र होगा। लेकिन वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि केवल राज्यों का क्षेत्र है और संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र है, वर्तमान में अर्जित क्षेत्र नहीं है। इसी प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 2 के बारे में अध्ययन किया। तो 2 के बारे में हमने देखा कि मतलब किसी राज्य को भारतीय संघ में कैसे मिलाया जा सकता है,
मिलाने की शक्ति किसमें है, या किसी राज्य क्षेत्र को राज्य के रूप में स्थापित करने की शक्ति किसमें निहित है। अनुच्छेद 3 के संदर्भ में हम लोग देखा कि अनुच्छेद 3 में 3 के तहत जो है कैसे कोई नया राज्य बनाया जा सकता है, कैसे किसी नए राज्य को अस्तित्व में लाया जा सकता है, या कैसे किसी विद्यमान राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। और फाइनली हम लोगों ने अनुच्छेद 4 में देखा, जहां 4 में केवल ये बात स्पष्ट की गई है कि अनुच्छेद 2 और 3 में अपनाई गई प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2 और 3 में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए, व्यवहारिक रूप देने के लिए 368 में जो विशिष्ट प्रक्रिया या विशिष्ट बहुमत की अपेक्षा है, वो विशिष्ट प्रक्रिया या विशिष्ट बहुमत 2 और 3 के बारे में नहीं अपनाई जाती। और अंतिम रूप से हमने देखा कि क्या भारत जो है वो अपने किसी भूभाग को, अपने किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को दे सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में मामला लाया गया और इस मामले में तय हुआ, बेरोबारी बनाम भारत संघ मामले से ये बात तय हो गई कि किसी भी संप्रभु देश की संसद में ये बात निहित है, ये बात ऑलरेडी निहित है कि वो किसी विदेशी राज्य को अपने भूभाग का कोई क्षेत्र अर्पित भी कर सकती है और उस विदेशी भूभाग का कोई भूभाग, उसका कोई हिस्सा अर्जित भी कर सकती है, ले भी सकती है। यहां तक हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे, और भाग 2 में जो कि नागरिकता से संबंधित है उसके बारे में विस्तृत प्रावधान क्या क्या किया गया उस पर हम चर्चा नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।